हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि हर एक कंपटीशन फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके साथ ही साथ ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके के ईडियम्स जो हैं वो हमेशा ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो ईडियम्स है वो मैंने कलेक्ट की हैं स्पेशली द हिंदू से, जो कि हैं अप्रैल मंथ की। और ये जो अप्रैल मंथ की मैंने 2 और वीडियो डाल रखे हैं ईडियम्स के। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि अप्रैल मंथ का फुल जो है आप लोग को द हिंदू का ईडियम्स आप कलेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो भी क्वेश्चन अपडेटेड होते हैं, जो भी ईडियम्स अपडेटेड होती हैं, वही एग्जाम में आती हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो आज का वीडियो में जो फर्स्ट ईडियम है वो है फैन द फ्लेम्स। फैन द फ्लेम्स का क्या मतलब होता है? फैन द फ्लेम्स का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर इंटेंस, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको आग में घी डालना, ठीक है, कुछ क्या होता है, या फिर राई का पहाड़ बना देना। इस तरीके से ही फैन द फ्लेम्स का यूज होता है। जैसे टू मेक अ सिचुएशन वर्स, कोई भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर देना। ठीक है, मतलब कोई एक सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब है, अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मिलके उसके बारे में बात कर करके क्या हुआ, उस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। तो क्या कर दिया, फैन द फ्लेम्स। फैन द फ्लेम्स मतलब कि जो सिचुएशन पहले कुछ ठीक था उसको और ज्यादा खराब कर देना। टू मेक समथिंग मोर इंटेंस, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, और सिचुएशन को वर्स कर देना क्या होता है, फैन द फ्लेम्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिज स्पीच फैन द फ्लेम्स ऑफ रेशियल टेंशन। उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने जो स्पीच दी, उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया रेशियल जातिवाद टेंशन को, और ज्यादा क्या है वो बढ़ा दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी चीज को बढ़ा देना नेगेटिव सेंस देता है फैन द फ्लेम्स। फैन द फ्लेम्स मतलब टू मेक समथिंग मोर इंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है कट नो मोर आइस। कट नो मोर आइस का क्या मतलब होता है, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो जब हमको ये बोलना हो कि तुम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस तरीके से जब हम बोलते हैं कि तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम बोलेंगे कट नो आइस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। हिज ओपिनियन कट नो आइस विद मी। ठीक है, उसकी ओपिनियन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं ना आई डोंट केयर, तो उसको हम और एडवांस तरीके से बोल सकते हैं कट नो आइज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो ईडियम है बटरफ्लाई इन माई स्टमक। बटरफ्लाई इन माई स्टमक का क्या मतलब होता है, बटरफ्लाई इन माई स्टमक का मतलब होता है टू बी नर्वस। टू बी नर्वस, नर्वस का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं ना बटरफ्लाई इन माई स्टमक, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर हम नर्वस हो रहे थे तो क्या करते हैं, अपनी उंगलियां बजा रहे होते हैं, या फिर इस तरीके की कोई हाथ का मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे ये शो हो जाता है कि हम नर्वस हैं। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो रहा है ना, हमेशा मूवमेंट होते रहता है, तो ये क्या है, नर्वसनेस की साइन है। उसी तरीके से आपको याद रखना है बटरफ्लाई इन माई स्टमक इज टू बी नर्वस। ठीक है, नीतीश हैड बटरफ्लाई इन हिज स्टमक बिफोर ही वेंट ऑन स्टेज टू प्ले दी वायलिन। ठीक है, तो नीतीश तब तक जो है, नीतीश जो है ना तब तक नर्वस रहेगा। नीतीश हैड बटरफ्लाई इन हिज स्टमक बिफोर ही वेंट ऑन स्टेज टू प्ले दी वायलिन। जब तक वो स्टेज पे नहीं गया, मतलब नीतीश जब तक स्टेज पे नहीं गया तब तक क्या है, बटरफ्लाई इन हिज स्टमक, उसका क्या, वो बहुत ही नर्वस रहा तब तक जब तक वो स्टेज पे नहीं गया। फोर्थ नंबर जो हम आज डील करते हैं वो है बिट एंड बॉब्स। बिट एंड बॉब्स का क्या मतलब होता है, बिट एंड बॉब्स का मतलब होता है अ रैंडम अजॉर्मेंट ऑफ थिंग। अ रैंडम अजॉर्मेंट ऑफ थिंग क्या होता है कि जैसे कि बहुत बहुत सारे चीज़ों का कलेक्ट करने को लेकर के। ठीक है, तो बीट्स एंड बॉब्स, स्मॉल रिमेनिंग पीसेस एंड आइटम्स, इसका सेकंड सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जो बचे हुए स्मॉल पीसेस होते हैं किसी आइटम के, किसी पीसेस को, उसको भी हम बोल सकते हैं बीट एंड बॉब्स। ठीक है, थर्ड तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ समथिंग। जब कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो और किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट के बारे में बात किया जा रहा हो, तो क्या बोलेंगे, बीट्स एंड बॉब्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर जस्ट अ फ्यू बीट्स एंड बॉब्स ऑफ फर्नीचर इन दी ऑफिस। मतलब क्या है कि ऑफिस में अब कुछ ही फर्नीचर्स जो हैं वो बचे हैं, सम ऑब्जेक्ट्स या सम पार्ट्स ऑफ, इस तरीके से इसके यूज किया जाता है अ फ्यू बीट्स एंड बॉब्स के लिए।
नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एट द 11th आवर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है क्योंकि एसएससी में ये 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो एट द 11th आवर का क्या मतलब होता है? एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट। आजकल क्या होता है ना कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, आजकल बच्चे पढ़ते हैं एट द 11th आवर, मतलब जब तक उन्हें एग्जाम की डेट नहीं मिल जाएगी तब तक वो पढ़ना शुरू ही नहीं करेंगे। और तो कुछ उससे भी महान होते हैं जो कि एग्जाम से एक रात पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हड़बड़ हड़बड़ पूरा पढ़ते हैं। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, ऑलमोस्ट टू लेट। ठीक है, मतलब जब वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट टू लेट है उन लोग। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ अ डेज स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी एट द 11th आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ये नहीं कि कभी पहले से प्रिपेयर होकर रख ले। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट रीडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, बोल रहे अब तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा, बट ये नहीं सोच रहे कि मुझे इस टॉपिक को क्लियर करके रख लेना है ताकि कभी भी काम आ जाए। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं आजकल? एट द 11th आवर। सो नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है एट द लास्ट स्ट्रो। एट द लास्ट स्ट्रो का क्या मतलब हो जाता है? जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम क्या किसी को बोलते हैं ना कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। ठीक, हम बोलते हैं कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। इसका क्या मतलब बनता है? द फाइनल एक्ट और इंसल्ट। मतलब द फाइनल एक्ट और इंसल्ट मतलब किसी को लास्ट बार चेतावनी देना कि इस बार से अगर तुम लेट आए तो तुमको क्या है, रेस्ट्रिकेट कर देंगे, या फिर तुमको क्या है, जॉब से फायर कर देंगे, मतलब जॉब से निकाल देंगे। तो उस सेंस में क्या होता है, यूज किया जाता है दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। द फाइनल एक्ट और इंसल्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। द एक्ट दैट फाइनली कॉल्स फॉर अ रिस्पॉन्स, उसको हम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दैट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ when he came to office। ये उनके लिए लास्ट वार्निंग है जब वो ऑफिस आए। अगर वो तीसरी बार लगातार लेट आए ना तो उनको फिर जॉब से निकाल दी जाएगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो हम देखेंगे अपना इडियम वो है एक सेकेंड, जो नेक्स्ट है वो है डॉग इन दी मैंजर। डॉग इन द मैंजर का क्या मतलब होता है? टू प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम एंजॉइंग, मतलब किसी को एंजॉय करने से रोकना, किसी दूसरे आदमी को एंजॉय। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ अ डॉग इन द मैंजर एटीट्यूड। मतलब क्या होता है ना, अ डॉग इन द मैंजर मतलब दूसरों की खुशी में वो खुश नहीं होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि दूसरे इंसान खुश ना हो और वो दूसरों को खुश होने से रोकना चाहते हैं हमें। तो कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा ना बहुत किसी का नेचर में ही होता है कि वो दूसरे की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉग इन द मैंजर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है रेज फ्रॉम द डेड। रेज फ्रॉम, जैसा कि लिखा हुआ है राइज फ्रॉम द डेड। राइज फ्रॉम द डेड का क्या मतलब होता है? जैसे कि बोलते हैं ना कोई मरा हुआ आदमी का जिंदा हो जाना। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सेम ऐसे ही यूज होता है, राइज फ्रॉम द डेड। राइज फ्रॉम द डेड टू बिकम अलाइव अगेन आफ्टर बीइंग डेड। मर जाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? राइज फ्रॉम द डेड। ठीक है, मौत के मुंह से वापस आना हम लोग बोलते हैं, जो सेम वही है। राइज फ्रॉम द डेड मतलब टू बिकम अलाइव अगेन आफ्टर बीइंग डेड। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ऑन द थर्ड डे जसेस रोज फ्रॉम द डेथ। जब उनके डेड हो चुके थे वो, तो उनके तीसरे दिन क्या है, वो अलाइव हो गए थे, जसेस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम एंड अगेन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइम एंड अगेन। तो टाइम एंड अगेन का हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? ऑन वेरी मेनी ओकेजन्स, रिपीटेडली। तो हम कोई भी चीज़ को जब रिपीटेडली बोलना होता है तो उसके जगह पे हम क्या कहते हैं? टाइम एंड अगेन, मतलब रिपीटेडली। फ्रीक्वेंट, ऑफन, रिपीटेडली हम जो है टाइम एंड अगेन की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो जो हम बार बार बोलते हैं ऑफन, रिपीटेडली, उसके जगह पे हम जो फ्रेज यूज करेंगे, इडियम यूज करेंगे, वो है टाइम एंड अगेन। आई हैव नोटिस्ड हिम डूइंग इट टाइम एंड अगेन। मैंने उसे नोटिस किया है इस काम को बार बार करते हुए। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है द डस्ट सेटल। द डस्ट सेटल का क्या मतलब होता है? मान लीजिए, इसको बिल्कुल वही समझ लीजिए कि डस्ट जो है वो सेटल हो रहा है। डस्ट क्या है? डस्ट को समझिए अपनी प्रॉब्लम्स जो कि कुछ दिन में सेटल हो जाएंगी। ठीक है, सेम वही चीज़ है, थिंग्स काम डाउन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? द डस्ट सेटल, थिंग्स काम डाउन, सिचुएशंस टू बिकम काम और नॉर्मल अगेन। क्या होता है ना कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं और वहाँ पर
टूटना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि नहीं, ये सिचुएशन जो है वो कभी ना कभी चल के ठीक हो जाएगी। द डस्ट सेटल्स, थिंग्स काम डाउन, थिंग्स जो है वो, चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। एग्जाम्पल, सी होप डैट द डस्ट वुड सेटल क्विकली एंड द एपिसोड बी फॉरगेटन। किसी XYZ ने, सी होप्ड है तो किसी फीमेल के लिए है, तो किसी XYZ नाम की फीमेल है, वो ये उम्मीद कर रही है कि ये जो डस्ट है, मतलब ये जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो कुछ दिन में जो है वो सेटल हो जाएंगी, मतलब ठीक हो जाएंगी। और ये जो अभी जो भी माहौल खराब क्रिएट हो रखा है, तो उसको क्या है, कुछ दिन में लोग जो है वो भूल जाएंगे। ठीक है, द डस्ट सेटल्स, इसके लिए मान लीजिए हम एकदम अभी लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं तो कोविड 19 से क्या है, अभी जो है वो पूरा देश में पेंडेमिक फैल रखा है। तो क्या होगा कि कभी ना कभी ये कोरोना वायरस तो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वन डे विल कम व्हेन द डस्ट सेटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है इडियम, वो है लूज योर टच। लूज योर टच का क्या मतलब होता है, इफ़ यू लूज योर टच यू कैन नो लॉन्गर डू समथिंग एज वेल एज यू कुड बिफोर। मान लीजिए लूज योर टच का मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि धैर्य खोना या उम्मीद को खो देना, इसको हम क्या बोलेंगे, लूज योर टच। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास धैर्य है, उम्मीद है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इजीली कर सकते हैं। आपके पास एक होप है, एक उम्मीद है, तो आप किसी भी चीज़ को जल्दी अचीव कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं। अगर आपने अपना धैर्य, अपनी उम्मीद, अपना पेशेंस खो दिया, तो आप किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते हैं। तो यही चीज़ क्या होती है, लूज योर टच। इट्स गुड टू सी देयर गोलकीपर्स नॉट लिविंग हिज टच। इट्स गुड टू सी, ऐसा देखा, मतलब ये बहुत अच्छा है कि गोलकीपर ने क्या है, अपना टच को लूज नहीं किया है। इट मीन्स अपना पेशेंस, अपना धैर्य, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अ स्टॉप्ड क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। इसका मतलब होता है कि बिगड़ी हुई घड़ी जो है वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी घड़ी जो है 8 बजे खराब हुई, अब सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे वो तो एक्यूरेट टाइम दिखा रही है। यानी कोई आपका XYZ नाम का एक फ्रेंड है जो कि आपको हमेशा गलत सजेशंस देता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि उनका वो गलत सजेशन भी आपके लिए अच्छा प्रूफ हो जाता है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, अ स्टॉप्ड क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं, इवन पीपल हु आर यूजुअली रॉन्ग कैन बी राइट समटाइम्स इवन इफ जस्ट बाय एक्सीडेंट। कुछ पीपल्स जो होते हैं वो हमेशा रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है, कभी कभी उनकी बातें भी सही हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। जैसे SSC क्रैक करने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, हमें UPSC करना ही करना है, उसमें तो हम कुछ भी करेंगे। तो ये जो कुछ भी करेंगे होता है ना, उसी को हम बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का क्या मतलब होता है, टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को पाने के लिए आप कुछ भी जो करना चाहते हो ना, वही होता है क्या, मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, आसमान जमीन एक कर देंगे, जो हम बोलते हैं आसमान जमीन एक कर देंगे, उसी का जो ईडियम है इंग्लिश में, मूव हेवन एंड अर्थ। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट दिस प्रोजेक्ट डन ऑन टाइम। मैं इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए वो क्या करूँगी, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, कि मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट को क्या है, मैं टाइम पर फिनिश करूंगी। नेक्स्ट जो है, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर इडियम का क्या मतलब होता है, टू फेस मेनी चैलेंजेस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। जैसे आप कुछ चीज़ पाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप SSC क्रैक करना चाहते हो। अगर आप SSC क्रैक करना चाहते हो तो आपके जो हैं वो बहुत सारे आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो क्या होगा कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप किसी भी चैलेंज को फेस करने को तैयार हो। टू फेस मेनी चैलेंजेस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड गो थ्रू फायर एंड वाटर। ठीक है, सी सेड ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर मी। उसने कहा कि वो मेरे लिए कुछ भी करेगी, गो थ्रू फायर एंड वाटर। 15 नंबर एंड दिस 15 नंबर जो है वो हमारा है द ग्रीन
आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का क्या मतलब होता है? जेलस पर्सोनिफाइड। ठीक है, जेलस पर्सोनिफाइड का क्या मतलब होता है? फीलिंग ऑफ जेलस। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब, इसको आप समझिए, इसको इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कोई एक मॉन्स्टर है, मतलब राक्षस है, उसकी आंखें जो है वो ग्रीन है, मीन्स जेलस से ऐसी ग्रीन हो गई है। आप बस इतना समझ लीजिए कि वो आपसे इतना जल रहा है कि उनकी आंखें जो है वो बिल्कुल ग्रीन हो चुकी हैं। तो ये फीलिंग ऑफ जेलस, इसको हम बोलेंगे द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, फीलिंग ऑफ जेलस। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अ यंग मैन में सफर फ्रॉम द ग्रीन आइड मॉन्स्टर इफ हीज गर्लफ्रेंड बीइंग गोइंग आउट विद समवन एल्स। अ यंग मैन सफ़र फ्रॉम ग्रीन आइड मॉन्स्टर। एक यंग मैन जो है वो सफ़र कर सकता है, मतलब उसको जेलसी हो सकती है कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी और के साथ घूम रही हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? फीलिंग ऑफ जेलसी को हम बोलेंगे द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कम एट अ प्राइस। कम एट अ प्राइस का मतलब होता है टू हैव अनप्लीजेंट और नेगेटिव रिजल्ट। क्या होता है? कम एट अ प्राइस मतलब टू हैव अनप्लीजेंट और नेगेटिव रिजल्ट। आई गॉट द प्रमोशन बट इट केम एट अ प्राइस, इट कम एट अ प्राइस as my worthless behavior eliminated sorry friend, I got the एक second, sorry again, and let's we start again. I got the promises, I got the promotion but it come at a price as my weightless behavior alienated a lot of people. नेक्स्ट हमारा जो इडियम है, प्ले हैवॉक विथ। प्ले हैवॉक विथ का मतलब होता है टू कॉज इशू और डिसरप्शन फॉर समवन और समथिंग। to cause issue or disruption for someone or something. Cause damage, destruction, डैमेज करना, डिस्ट्रक्शन करना, डिसऑर्डर टू समथिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? प्ले हैवॉक विथ। इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे हम लोग, वो है द टेरिबल स्टॉर्म्स प्ले हैवॉक विथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज बिकॉज सो मेनी पावर सप्लाई वेर डाउन। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का वीडियो था फ्रेंड्स, ये हमारा द हिंदू का इडियम एंड फ्रेजेस था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं इसमें कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप लोग जो है किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बता दें, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो और लाती रहूँ और जिससे आप एसएससी को बहुत जल्दी क्रैक कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।